नमस्कार साथियों। अभी जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, विंटर पार्लियामेंट सेशन, उसमें कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए हैं। प्राइवेट मेंबर बिल से मतलब है वो अपनी कैपेसिटी के अंदर लेके आए हैं, उनकी पार्टी ने वो बिल नहीं रखा, वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर वो बिल लेकर आए हैं। उस बिल के अंदर वो एक प्रोविजन होता है व्हिप का। व्हिप का मतलब होता है चाबुक, यानी कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। कोई एमपी अपनी पार्टी की लाइन के अगेंस्ट में वोट नहीं डाल सकता। अगर कोई बिल आया है ना, और पार्टी ने डिसाइड कर दिया, हाई कमान ने डिसाइड कर दिया कि इस बिल के फेवर में या इस बिल के अगेंस्ट ही वोट देना है, तो एमएलए या एमपी अपनी मर्जी से वोट नहीं दे सकता, उसे पार्टी लाइन को ही मानना पड़ेगा। तो यह है व्हिप। अब मनीष तिवारी जी का कहना यह है कि इस व्हिप की वजह से फ्रीडम खत्म हो गया है, इसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत है। तो पहला प्रश्न तो यह है, व्हिप है क्या चीज, व्हिप की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल जो व्हिप है वो एंटी डिफेक्शन लॉ का ही एक प्रोविजन है। तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये क्यों लाया गया, उसमें व्हिप क्यों लाया गया? एंटी डिफेक्शन लॉ से पहले क्या प्रॉब्लम्स होती थी, किस तरीके का करप्शन होता था, किस तरीके की हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, यानी कि किन मजबूरियों के अंदर इस लॉ को लेके आना पड़ा, एंटी डिफेक्शन लॉ को, और उसमें भी व्हिप प्रोविजन को। एक बात तो है ये। दूसरी बात यह है, जब एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया तो क्या वो अपने आप में परफेक्ट था? नहीं, उसमें एक बहुत बड़ी कमी रह गई थी, जिसकी वजह से पार्लियामेंट में फिर से करप्शन, फिर से हॉर्स ट्रेडिंग अपना रोल निभाने लगी। सरकार अस्थिर रहने लगी, उसकी वजह से देश भी अस्थिर रहने लगा। तो उसके जो लूप होल्स थे, पहली बार में जो लॉ बना था, उन लूप होल्स को प्लग करने के लिए, बंद करने के लिए फिर से क्या अमेंडमेंट लाया गया। और एक समय में जब ये एंटी डिफेक्शन कानून इतना इफेक्टिव था, उसका जो व्हिप प्रोविजन है इतना इंपॉर्टेंट था, अब उसमें क्या समस्याएं आज के एमपीज और एमएलए को नजर आ रही हैं, जो मनीष तिवारी ये बिल लेकर आए। हम इस वीडियो में जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ और ये व्हिप है, इसकी पूरी जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं कि इससे किस तरीके से फायदा हुआ और अब किस तरीके से नुकसान होने वाला है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या। देखिए, डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल, दल को बदलकर अपनी पार्टी को चेंज करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेना, यह है डिफेक्शन। तो इस डिफेक्शन के अगेंस्ट में यह बिल है, यह कानून है कि कोई व्यक्ति, चाहे वो एमपी हो चाहे वो एमएलए हो, जिस पार्टी से उसने चुनाव लड़ा है, वो जीता है, अब उस पार्टी को वो छोड़कर नहीं जा सकता। अगर उस पार्टी को छोड़कर वो कोई और दल ज्वाइन कर लेता है तो वो उस पार्लियामेंट का, उस हाउस का मेंबर नहीं रह पाएगा। और उसी के अंडर में ये जो प्रोविजन है व्हिप का, कि जो पार्टी की डायरेक्शन होगी, एमएलए या एमपी, उसे पार्टी की डायरेक्शन के हिसाब से वोट करना पड़ेगा। अगर वो उसके अगेंस्ट वोट करता है पार्टी लाइन के, तो वो उसका सदस्य, उस हाउस का सदस्य नहीं रह पाएगा। अब बात यह है कि जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो क्यों लाना पड़ा। देखिए, ये बात है लगभग 1967 की, जो बताया जाता है कि एक एमएलए थे गयालाल, हरियाणा विधानसभा में, है ना, वो एक इंडिपेंडेंट मेंबर के रूप में चुन के आए, वो इंडिपेंडेंट एमएलए बने। एमएलए बनने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। पार्टी ज्वाइन करने के कुछ ही टाइम में उन्होंने पार्टी को छोड़कर जो कांग्रेस का जो एंटी दल था वो ज्वाइन कर लिया। फिर कुछ बात हुई और उन्होंने फिर से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली सेम डे के अंदर, और फिर कुछ बात बिगड़ी और उन्होंने फिर से कांग्रेस पार्टी छोड़ के वो जो दूसरा दल था, कांग्रेस का जो एंटी दल था, वो ज्वाइन कर लिया। तो वो जो कहावत है ना, आया राम गया राम, वो यहीं से निकल के आया है। उनका नाम था गयालाल, उसी से वो आया राम गया राम वाली कहावत आई। अब ये कोई एक केस नहीं था, ये अनगिनत तरीके से ये केस होने लगे। देखिए, लोकसभा में भी और जो राज्यों की विधानसभा है उनमें भी, यानी कि ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। अब कोई एमएलए अगर ये कहे कि भाई मुझे ये पद चाहिए, है ना, और मुझे ये पद नहीं दिया तो मैं कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। अब जो वो सरकार है उस राज्य की, उसके पास इतना बड़ा बहुमत नहीं है कि उसके जाने से कोई फर्क ना पड़े, अब उसकी बात सुननी पड़ेगी। तो ऐसा बहुत जगह हुआ, जब सरकारें गिर गई, ब्लैकमेल होने लगी, करप्शन उसमें बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो वो अपनी मन मर्जी चलाने लगे एमएलए या एमपी। ठीक है, लोकसभा में भी ऐसा होता था और विधानसभा में भी होता था। तो एक जरूरत यह महसूस हुई कि भाई ऐसा कोई कानून लाया जाए जिसके अंडर में कोई व्यक्ति जो है इस तरीके से ब्लैकमेलिंग ना कर सके, अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन ना कर सके। यह बात है 1967 की।
है ना, जो ये वाला केस हुआ, इसके बीच में बहुत सारे इस तरीके के केस हुए जिसमें कई सारी सरकारें गिरी, कई सारी नई सरकारें बनी। उसके लगभग 18 साल बाद 1985 के अंदर इसके अगेंस्ट, दल बदल के अगेंस्ट कानून लाया गया। लेकिन अब प्रश्न यह है कि इतना समय क्यों लगा? इतना समय इसलिए लगा क्योंकि जो पार्टीज थी, पॉलिटिकल पार्टीज, वो डाउट में थी कि इसके अगेंस्ट कानून लाएं या ना लाएं, क्योंकि वो ही पॉलिटिकल पार्टी जो एक स्टेट में इसका रोना रो रही थी कि हम इसके विक्टिम हैं, हमें लॉस हुआ, वो ही पॉलिटिकल पार्टीज किसी दूसरी स्टेट में दल बदल के थ्रू अपनी नई सरकारें बना रही थी। यानी कि कहीं उन्हें नुकसान हो रहा था, कहीं उन्हें फायदा हो रहा था। तो इस वजह से वो हेजिटेशन में थी। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल देखने को मिलता है 1977 के अंदर, जब एक गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार भारत में सरकार, सेंटर में अपनी सरकार बना पाई। 1977 में जनता पार्टी 295 सीट के साथ अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। अब देखिए, उसके 2 साल बाद ही क्या हुआ, 1979 में चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी से अलग हो गए और 64 मेंबर वहां के लेकर, पार्टी के 64 एमपीज को लेकर पार्टी से अलग हो गए और अपनी अलग पार्टी बना ली। अब देखिए, पार्टी के जो एमपीज थे उस टाइम पे वो थे 295, है ना, 64 इसमें से लगभग माइनस हो गए, तो ये रह गए लगभग 230-231 और बहुमत का आंकड़ा था 277 लगभग, है ना। तो उनकी सरकार गिर गई। अब देखिए, क्योंकि एक गैर कांग्रेसी सरकार थी, चौधरी चरण सिंह जनता पार्टी से अलग हुए, तो पीछे से कांग्रेस ने उनको समर्थन दे दिया, तो चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए। अब उसके कुछ दिन बाद ही, लगभग 23 दिन बाद ही उनसे समर्थन वापस ले लिया गया। तो वो जो जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी वो टोटली डिसमेंटल हो गई, है ना, और चुनाव हो गए। तो इस तरीके से देखिए, कहीं पे कांग्रेस को नुकसान हुआ होगा, यहां पे फायदा हो गया। किसी भी पार्टी को, केवल कांग्रेस ही नहीं, किसी भी पार्टी को कहीं पे नुकसान हो रहा था, कहीं पे फायदा हो रहा था। तो इस तरीके की दुविधा थी कि इस तरीके का कोई कानून लाया जाए। लेकिन इसमें तो कोई शक था ही नहीं कि भाई कोई जो नेशनल पार्टीज हैं वो अस्थिर थी, हमेशा एक डर के साए में जी रही थी कि हम चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, क्या होगा। तो एक तो हो गई डाउट वाली बात। दूसरी बात यह हो गई क्योंकि संविधान संशोधन था तो बड़ी मेजोरिटी चाहिए थी, 2/3 मेंबर्स आपके होने चाहिए संविधान में संशोधन के लिए, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और वो जो समय था वो था गठबंधन का, किसी एक पार्टी की उतनी सीटें आ ही नहीं पा रही थी कि वो अपने दम पे ये काम कर पाए। 1984 के अंदर इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई और माहौल बहुत इमोशनल हो गया। उस इमोशनल बहाव में कांग्रेस बहुत बड़ी मेजोरिटी से चुनाव जीती और कांग्रेस ने अपने दम पे ही अपना प्रधानमंत्री बना दिया श्री राजीव गांधी को। अब राजीव गांधी जी इस कानून को ला सकते थे 1985 के अंदर, क्योंकि कांग्रेस का बहुमत था, 2/3 बहुमत था लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो 1985 के अंदर एंटी डिफेक्शन कानून लाया गया। अब इस लॉ के तहत, है ना, कोई व्यक्ति अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे दल में नहीं जा सकता। अच्छा, अब देखिए, कोई व्यक्ति जा तो नहीं सकता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वो सेम पार्टी में रहकर विद्रोह कर दे। अब कोई बहुत महत्वपूर्ण बिल आना है, बजट आना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो बजट के बिना तो सरकार खर्चे ही नहीं चला पाएगी, कोई पॉलिसी नहीं बना पाएगी, या फिर सरकार को बहुमत सिद्ध करना है ना, वहां पे वो सेम पार्टी में रहते हुए भी तो कह सकता है कि मैं इस समर्थन में नहीं हूं, मैं वोट नहीं दूंगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यह भी जरूरी है सरकार की स्थिरता के लिए कि कोई व्यक्ति पार्टी छोड़ के ना जाए, और यह भी जरूरी है कि वो जो पार्टी है उसकी स्थिरता में वोट दे, उस पार्टी की जो मेन पॉलिसी है उसके अंदर वो अपना मतदान दे, ये भी तो जरूरी है। इसलिए एंटी डिफेक्शन लॉ में ये एक जो विप का प्रोविजन है ये उसमें रखा गया ताकि सरकार पूरी तरह से स्टेबल रहे। लेकिन उसमें एक अपवाद रखा गया उस कानून में। क्या रखा गया कि भाई ये भी तो हो सकता है कि कोई जेन्युइन केस हो कि किसी दल में किसी जेन्युइन बात पे असहमति हो और गुट के अंदर बड़ा गुट बन जाए, तो उसमें एक अपवाद यह रखा गया कि अगर 1/3 ऑफ एमपीज, अगर 150 एमपीज हैं तो 50 एमपी या 150 एमएलए हैं, है ना, जिसकी सरकार है, तो उसमें से 50 एमएलए अपनी पार्टी को छोड़कर जा सकते हैं। अब ये वाला जो केस है ये रखा गया था किसी मतलब एक्सेप्शनल केस में कि भाई जेन्युइन कोई स्प्लिट हो, और इस चीज को नाम दिया गया था स्प्लिट। यानी कि अगर 1/3 ऑफ मेंबर्स जाते हैं तो उसे स्प्लिट माना जाएगा और वो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसका वायोलेशन उसे
नहीं माना जाएगा। लेकिन ये रूल था जेन्युइन केसेस को हैंडल करने के लिए। अब जो ये कानून है ना 1/3 वाला, ये ही सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। ये एक बहुत बड़ा लूप होल बन गया जिसका कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बड़ा फायदा उठाने लग गई। किस तरीके से उठाने लग गई, देखिए जैसे एक एग्जांपल की बात करते हैं। 1989 के अंदर जनता दल जीती, एक गैर कांग्रेसी सरकार फिर से बनी, 143 सीटें उसने जीती और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। ये बात है 1989 की, ठीक है। अब वीपी सिंह ने, क्योंकि सीट तो 143 ही थी, तो उन्होंने बाहर से समर्थन लिया था बीजेपी का और कम्युनिस्ट पार्टी का, और जो वो बहुमत का आंकड़ा होता है उसे वो पार कर लिया। लेकिन 1990 के अंदर ये जो राम मंदिर वाला इशू है ये तेज हो गया, राम मंदिर आंदोलन तेज हो गया, और एल.के. आडवाणी जो बीजेपी के बड़े नेता थे वो रथ यात्रा निकले। अब देखिए ये जो राजनीतिक विवाद है इसके ऊपर बीजेपी ने इनसे समर्थन ले लिया, क्योंकि जनता दल में ये सहमति नहीं बन पाई राम मंदिर के ऊपर। अब समर्थन जब ले लिया तो वो सरकार गिरनी थी, है ना। उसी बीच में चंद्रशेखर जनता दल के लगभग 60 से 64 एमपी लेकर निकल गए और अपनी अलग पार्टी बना ली, और कांग्रेस से सरकार बनाने के लिए समर्थन ले लिया। तो जो वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे वो तो हट गए, अब नए प्रधानमंत्री बन गए चंद्रशेखर। लेकिन चंद्रशेखर के प्रधानमंत्री बनने के 7 महीने बाद ही कांग्रेस ने अपने समर्थन वापस ले लिया, तो चंद्रशेखर भी हट गए। तो 11 महीने तो ये सरकार चली वीपी सिंह जी की, और 7 महीने सरकार चली चंद्रशेखर जी की। तो एक बात ये दिमाग में बैठ गई कि भाई जो ये हमने एक एक्सेप्शन बनाया था जेन्युइन केसेस को हैंडल करने के लिए, ये तो उल्टा ही पड़ गया। बनाया था जेन्युइन केसेस को हैंडल करने के लिए, अब ये एक मेन कारण बन गया। पहले तो एक दो लोग जाते थे, अब जो है पूरा दल उठ के चला जाता है, अपना अलग दल बना लेता है, किसी से समर्थन लेके अपनी सरकार बना लेता है। यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग बढ़ गई, करप्शन बढ़ गया, ब्लैकमेलिंग बढ़ गई। इसलिए लगा कि भाई इस कानून को चेंज करने की जरूरत है, ये जो अपवाद है, ये जो स्प्लिट वाला प्रोविजन है, ये हटाने की जरूरत है। तो सन 2003 में जब वाजपेयी जी की सरकार आई तो उन्होंने इसमें अमेंडमेंट किया, संशोधन किया। संशोधन में क्या किया उन्होंने, ये जो 1/3 वाला जो कॉन्सेप्ट है स्प्लिट वाला, ये उन्होंने हटा दिया, और इसकी जगह कर दिया कम से कम 2/3 मेंबर्स, 2/3 लोग जब पार्टी छोड़ के जाएंगे तो ही वो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर वायलेशन माना जाएगा। एक बात तो हो गई है, जो 2/3 मेंबर जाएंगे वो ऐसा नहीं है कि अपना दल बना लेंगे, उन्हें किसी और दल में मर्ज होना पड़ेगा। यानी कि वो जो सारे चक्कर थे कि भाई मैं गया, एक कुछ लोगों को लेके अपना दल बना लिया और किसी और दल से समर्थन लेके मैं खुद प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो वो सारी पॉसिबिलिटी खत्म कर दी। पहली कंडीशन 2/3 लोग जाएंगे, दूसरी कंडीशन आप इंडिविजुअल अपना दल नहीं बना सकते, आपको किसी में मर्ज होना पड़ेगा। उसमें एक प्रोविजन और डाल दिया गया। अब देखिए ये जो सारी चीजें होंगी ये होंगी शक्ति अर्जित करने के लिए, है ना, कोई मंत्री पद पाने के लिए, धन पाने के लिए। तो उसमें एक कंडीशन ये कर दी, जो पार्लियामेंट के जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं, जैसे लोकसभा में 543 मेंबर है, तो मंत्रियों की संख्या 543 के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। क्योंकि जो ये लोग छोड़ के जाते हैं एक पार्टी, वो किसी लालच में ही तो जाते हैं कि भाई ये मंत्री पद मुझे मिल जाए, मैं इस तरीके से अपना फायदा ये करूंगा। तो उन सारी पॉसिबिलिटीज को यहां पे खत्म कर दिया गया। देखिए अब जो ये महाराष्ट्र वाला केस हुआ है ना, एनसीपी वाला या शिवसेना वाला, जिसमें 2/3 मेंबर्स छोड़ के गए अपनी पार्टी, है ना, लेकिन वो किसी और दल के साथ मर्ज नहीं हुए। शिवसेना भी अलग हुई और एनसीपी के अजीत पवार भी अलग हुए एक दल को लेके, लेकिन वो बीजेपी के साथ या किसी और के साथ मर्ज नहीं हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को ओरिजिनल पार्टी करार दिया। उन्होंने कोर्ट में यह प्रूव किया कि हम अलग नहीं हुए, वी आर द ओरिजिनल पार्टी। जो मूल पार्टी थी वो अलग हुई है, हम नहीं हुए। तो उन्होंने इस तरीके से जो ये लॉ है उसको बचा के रखा या उसका वायलेशन नहीं किया। अब बात यह है कि देखिए इस तरीके से जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये जो विप का प्रोविजन है, इसने देश में जो अस्थिरता थी, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, उसको खत्म कर दिया, है ना। अब इस तरीके के केसेस नहीं होते नॉर्मली कि कुछ लोग निकल के उस पार्टी को डिस्टेबलाइज कर दे। लेकिन अब क्या हुआ, जो ये विप प्रोविजन है, इसका जो ओरिजिनल पर्पस था वो ये था कि जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल रहे, है ना। आज के टाइम में ये जो विप है इसका यूज एक्सेसिव होने लग गया है, बहुत ज्यादा होने लग गया है। कोई भी कानून आए, छोटा मोटा भी कोई कानून आए, तो विप जारी कर दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर कोई बिल्कुल नॉर्मल कानून है, कोई ऐसा कानून है किसी एमपी के रीजन को, उसके क्षेत्र को फायदा होने वाला है वहां के लोगों को, है ना। अब जब वो वोट लेने जाएगा तो उसे
जनता के सामने अपनी बात रखनी पड़ेगी कि भाई देखो मैंने आपका ये फायदा कराया। लेकिन विप के जरिए जो वो नेशनल पॉलिसी है, देखिए जो नेशनल पॉलिसी के अंडर डायरेक्शन दी जाती है किसी को, है ना, उसमें कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं देखा जाता नॉर्मल। तो वो जो एमपी है उस रीजन का जिसे वहां से फायदा होने वाला था, या वो अपने मन से सोचता है कि हाँ भाई ये बिल फायदेमंद है, तो वो जो बहस की गुंजाइश है, वो जो डिबेट होता है किसी कानून पे, वो बिल्कुल खत्म हो गया। पार्टी लाइन की जो डायरेक्शन होगी वहीं पे उसे वोट देना पड़ेगा। तो यही मनीष तिवारी ने अपने कानून जो उन्होंने बिल जो पेश किया है, उनका यही कहना है कि भाई ये जो कानून है, ये जो प्रोविजन है विप वाला, ये जो सरकार की स्थिरता से रिलेटेड कोई कानून है ना, किसी सरकार को बहुमत पास करना है, उसे बजट पास करना है, कोई मनी बिल है, वहां तक तो ये कानून सही है, क्योंकि यहां पे गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी की बात है। लेकिन हर कानून में इस विप को लगा देना, उस डिबेट के मीनिंग को ही खत्म कर देना। जो पार्लियामेंट है उसमें कोई बिल आया तो उस पर डिबेट होती है ना, कि भाई इसमें ये फायदा है, ये लॉस है। लेकिन जब पहले से ही डायरेक्शन आ गई कि भाई आपको अगेंस्ट ही जाना है इस बिल के, या आपको फेवर ही करना है, तो वो जो सारा डिबेट है वो मीनिंगलेस हो जाता है, उसका कोई मीनिंग बचता नहीं है ना। तो वो जो लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, अब वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव ना रह के खाली एजेंट रह गए कि जो पार्टी ने बोल दिया वो कर दिया। तो मनीष तिवारी वो अपने कानून में, अपने बिल में वो यही कह रहे हैं कि भाई इसको लिमिट किया जाए, ये जो एंटी डिफेक्शन का जो ये प्रोविजन है विप वाला, इसको लिमिट किया जाए, इसका दायरा वो जो इसका ओरिजिनल पर्पस था उसके हिसाब से किया जाए। क्या मतलब कि जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी से रिलेटेड जो कोई कानून है केवल वहीं पे ये अप्लाई हो, हर जगह ये अप्लाई ना हो। ऐसा ना हो कि जो हाई कमांड है वो हर बिल में डायरेक्शन दे दे कि भाई आपको यही काम करना है। अब देखिए अगर हम और कंट्रीज की बात करें, जैसे यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, वहां पर ऑलरेडी ये कानून है, यानी कि विप की लिमिटेशंस हैं, उसको आप हर जगह नहीं लगाते। तो मनीष तिवारी अपने बिल में यही बात कह रहे हैं कि भाई इसको लिमिट किया जाए, जिससे कि एमपीज या एमएलए उनको स्वतंत्रता हो, वो अपने कंसाइन से भी वोटिंग कर पाए, वो अपने क्षेत्र के हित में भी वोटिंग कर पाए, कोई कानून बनवा पाए। तो ये थी एंटी डिफेक्शन लॉ की या विप की जर्नी, जिसमें हमने ये सारी चीजें कवर करने की कोशिश की। अगली बार फिर हम किसी और महत्वपूर्ण विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।